दुनिया आगे कैसे बढ़ती है? क्या ये बस अपने आप होता रहता है, जैसे कोई कोई अदृश्य हाथ हमें भविष्य की तरफ धकेल रहा हो, या फिर क्या भविष्य को बनाना पड़ता है? और बनाने का मतलब भी क्या है? क्या सिर्फ पुरानी चीजों को थोड़ा बेहतर कर देना, थोड़ा चमकाना, या फिर कुछ ऐसा गढ़ना जो पहले कभी था ही नहीं? आज हम पीटर थील की किताब 0 to 1 से निकले इन्हीं बड़े सवालों की गहराई में उतर रहे हैं। आज की पड़ताल का मकसद उस एक विचार को समझना है जो तरक्की, प्रतिस्पर्धा और सफलता के बारे में हमारी सारी आम समझ को एक तरह से चुनौती देता है। हाँ, और वो विचार है 0 से 1 और 1 से n का फर्क। 0 से 1 यानी कुछ बिल्कुल नया बनाना, वर्टिकल प्रोग्रेस। जैसे पहली बार पहिए का आविष्कार। बिल्कुल। और 1 से n यानी जो चीज पहले से काम कर रही है उसी की नकल बनाना, उसे फैलाना, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। जैसे एक सफल रेस्टोरेंट की और ब्रांच खोलना। सही। तो चलिए इसी फर्क को समझते हैं। आज हम देखेंगे कि क्यों प्रतिस्पर्धा को हारने वालों का खेल कहा गया है और क्यों असली सफलता एकाधिकार यानी मोनोपोली बनाने में है। एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही हम थोड़ा असहज हो जाते हैं। बिजनेस की दुनिया में तो एक मंत्र की तरह दोहराया जाता है कि कंपटीशन अच्छी चीज है, इससे ग्राहक को फायदा होता है, कंपनियां बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए मेहनत करती हैं। लेकिन यहाँ तो तर्क बिल्कुल उल्टा है। प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है। सुनने में ये बात काफी तीखी लगती है। तीखी जरूर है, लेकिन इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। इकोनॉमिक्स में एक आदर्श स्थिति होती है, उसे कहते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा या परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, सुना इसके बारे में। इसमें होता ये है कि बाजार में बहुत सारी कंपनियां हैं और सब एक जैसा ही सामान बेच रही हैं। किसी के पास कोई खास बढ़त नहीं होती। तो इसका नतीजा क्या होता है? मुनाफा लगभग शून्य हो जाता है। इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण है? क्योंकि थ्योरी में तो ये ठीक लगता है, पर क्या असल में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। स्रोत में 2012 का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। अमेरिका की एयरलाइन इंडस्ट्री बनाम गूगल। अच्छा। उस साल अमेरिका की सारी एयरलाइंस ने मिलकर $160 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। बहुत बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक एक टिकट पर औसतन सिर्फ 37 सेंट का मुनाफा कमाया। नतीजा ये हुआ कि पूरी इंडस्ट्री का मुनाफा लगभग शून्य था। $160 बिलियन के बिजनेस पर लगभग जीरो प्रॉफिट? ये तो अविश्वसनीय है। अब इसकी तुलना गूगल से कीजिए। उसी साल गूगल ने सिर्फ $50 बिलियन कमाए, एयरलाइन से काफी कम। लेकिन उस पर उसने $12 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा बनाया। 12 बिलियन? हाँ, जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री के कुल मुनाफे से 100 गुना ज्यादा था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एयरलाइंस एक गलाकाट कंपटीशन में फंसी थी, जहां हर कोई एक जैसी सर्विस दे रहा था, और गूगल सर्च में उसकी एक तरह की मोनोपोली थी, कोई उसके आसपास भी नहीं था। ये तो सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ, लेकिन इस लगातार होड़ में लगे रहने का कोई मनोवैज्ञानिक नुकसान भी है क्या? हाँ, और वो शायद पैसों के नुकसान से भी ज्यादा खतरनाक है। इसे मिमेटिक राइवलरी या नकल करने वाली दुश्मनी कहते हैं। मिमेटिक राइवलरी? इसका मतलब है कि कंपनियां अपने ग्राहकों पर ध्यान देने के बजाय अपने प्रतिस्पर्धियों पर जरूरत से ज्यादा फोकस करने लगती हैं। वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कीमत कम कर दी, उन्होंने नया फीचर लॉन्च कर दिया। सारी ऊर्जा बस एक दूसरे को हराने में चली जाती है, ना कि कुछ नया बनाने में। बिल्कुल। आप लक्ष्य भूलकर सिर्फ प्रतिद्वंदी पर फोकस करने लगते हैं। स्रोत में पेपाल और एलन मस्क की शुरुआती कंपनी X.com की लड़ाई का सटीक उदाहरण है। दोनों का लक्ष्य ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाना था, लेकिन वे एक दूसरे को बर्बाद करने में इतने मशगूल हो गए कि अपना असली मिशन ही भूलने लगे थे। आखिरकार उन्हें समझ आया कि वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। असली दुश्मन तो कोई और है। हाँ, असली दुश्मन तो वीजा और मास्टरकार्ड जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। तब जाकर उन्होंने विलय किया। ये बात तो समझ आई, पर क्या ये हमेशा सच होता है? मतलब क्या कभी-कभी एक जैसी दिखने वाली कंपनियां जैसे कोक और पेप्सी दोनों ही बेहद सफल नहीं होती? क्या वे इस नियम का अपवाद हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। कोक और पेप्सी की लड़ाई दशकों तक चली, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगी तो उन्होंने भी अपनी अपनी मोनोपोली बना रखी है। वो कैसे? प्रोडक्ट तो एक जैसा ही है। प्रोडक्ट में नहीं, ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन में। उन्होंने मिलकर एक ऐसी कैटेगरी बना दी है जहां किसी तीसरे का घुसना लगभग नामुमकिन है। तो बाहर से वो भले ही लड़ते दिखें, पर अंदर से उन्होंने बाजार को इस तरह बांट लिया है कि दोनों ही जबरदस्त मुनाफा कमाते हैं। तो उनकी लड़ाई भी एक तरह से मार्केटिंग का खेल है। बिल्कुल। ये तो कमाल का उदाहरण है। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ मेहनत करना या बड़ा रेवेन्यू बनाना काफी नहीं है। सारा खेल तो उस मुनाफे को बचाकर रखने का है जो कंपटीशन होने नहीं देता।
तो सवाल ये उठता है कि इस गलाकाट होड़ से बचने और गूगल जैसी मोनोपोली बनाने का नुस्खा क्या है? जाहिर है ये सिर्फ थोड़ा बेहतर प्रोडक्ट बनाने से तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये बेहतर होने से नहीं, बिल्कुल अलग होने से होता है। एक क्रिएटिव मोनोपोली बनाने के 4 मुख्य स्तंभ हैं और पहला स्तंभ है मालिकाना तकनीक, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है। आपकी तकनीक ऐसी होनी चाहिए जिसकी नकल करना बहुत मुश्किल हो, और यहाँ एक बहुत कड़ा पैमाना है। क्या? उसे मौजूदा विकल्पों से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। 10 गुना? 10-20% नहीं, सीधा 10 गुना। ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। कोई इतना बड़ा सुधार कैसे ला सकता है? नामुमकिन लगता है, इसीलिए ज्यादातर लोग कोशिश भी नहीं करते। लेकिन ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ थोड़े बेहतर हैं तो लोग अपनी आदत नहीं बदलते। किसी को एक नए प्रोडक्ट पर शिफ्ट होने में मेहनत लगती है, रिस्क लगता है। आप उन्हें सिर्फ 10% बेहतरी का लालच देंगे तो वो कहेंगे छोड़ो, जो चल रहा है ठीक है। बात तो सही है। लेकिन जब आप 10 गुना बेहतर कुछ लाते हैं तो वो एक क्रांतिकारी बदलाव होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गूगल का शुरुआती सर्च एल्गोरिदम पेज रैंक उस समय के अल्टाविस्टा या लाइकोस जैसे सर्च इंजन से सिर्फ थोड़ा बेहतर नहीं था, वो कई गुना ज्यादा सटीक और काम का था। उसने खेल ही बदल दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो पहला स्तंभ हुआ एक क्रांतिकारी तकनीक। दूसरा क्या है? दूसरा स्तंभ है नेटवर्क प्रभाव, नेटवर्क इफेक्ट्स। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका प्रोडक्ट तब ज्यादा उपयोगी हो जाता है जब ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करें। जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप। बिल्कुल। अगर आपके दोस्त वहां नहीं है तो वो आपके लिए बेकार है। लेकिन यहीं पर तो सबसे बड़ी मुश्किल आती है ना, जिसे कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम कहते हैं। शुरुआत में जब कोई नहीं है तब लोग क्यों जुड़ेंगे? एक खाली सोशल नेटवर्क पर कौन आएगा? इसका समाधान है एक बहुत छोटे और घने नेटवर्क से शुरुआत करना। यही फेसबुक की कामयाबी का राज था। मार्क ज़करबर्ग ने पूरी दुनिया के लिए फेसबुक लॉन्च नहीं किया था। नहीं, उन्होंने सिर्फ हार्वर्ड से शुरू किया था। हाँ, सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जहाँ एक छोटा और बहुत घना नेटवर्क था। लगभग हर कोई एक दूसरे को जानता था। जब वहाँ के आधे से ज्यादा छात्र कुछ ही हफ्तों में उस पर आ गए तो बाकियों के लिए ना आना मुश्किल हो गया। एक बार उस छोटे से बाजार पर कब्जा हो गया, फिर उन्होंने धीरे धीरे दूसरी यूनिवर्सिटीज और फिर पूरी दुनिया में विस्तार किया। छोटे तालाब पर कब्जा करो, फिर धीरे धीरे समंदर की तरफ बढ़ो। ये तो बहुत कारगर रणनीति है। तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा है बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब? सोचे, एक कार फैक्ट्री को हर नई कार बनाने में स्टील, रबर, मेहनत, इन सब का खर्चा आता है। हाँ। लेकिन एक सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज का पहला वर्जन बनाने में अरबों डॉलर लग सकते हैं, पर उसकी एक और डिजिटल कॉपी बनाकर किसी को बेचने का खर्चा लगभग 0 होता है। अच्छा। ये फर्क ही मोनोपोली का ईंधन बनता है। जैसे जैसे आप ज्यादा बेचते हैं, आपकी प्रति यूनिट लागत 0 की तरफ चली जाती है, जिससे मुनाफा आसमान छूने लगता है और नए प्रतियोगियों का आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि वो आपकी कीमत का मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए टेक कंपनियां इतनी तेजी से इतनी बड़ी बन जाती हैं। और चौथा और आखिरी स्तंभ है ब्रांडिंग। हाँ। पर यहाँ एक बहुत जरूरी और अक्सर गलत समझी जाने वाली बात है। क्या? मजबूत ब्रांडिंग एक सफल मोनोपोली का परिणाम होती है, उसका कारण नहीं। लेकिन एक मिनट, एप्पल को देखिए। क्या उनका ब्रांड ही उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच नहीं है? लोग किसी भी कीमत पर एप्पल के प्रोडक्ट खरीदते हैं। बिल्कुल, आज एप्पल का ब्रांड उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन वो ब्रांड बना कैसे? वो बना सालों तक लगातार ऐसे प्रोडक्ट देने से जो 10 गुना बेहतर थे। आईपॉड, आईफोन, मैकबुक एयर। उन्होंने पहले 0 से 1 वाले प्रोडक्ट बनाए, अपनी मोनोपोली स्थापित की और उस सफलता के ऊपर एक मजबूत ब्रांड की परत चढ़ी। तो मतलब सिर्फ ब्रांड के भरोसे कोई नहीं टिकता? कोई नहीं। याहू को याद कीजिए, 2000 के दशक में उसका ब्रांड बहुत मजबूत था, पर जब प्रोडक्ट मतलब सर्च पीछे रह गया तो ब्रांड उसे बचा नहीं पाया। ब्रांडिंग स्टीरॉयड की तरह है, यह आपकी ताकत को बढ़ा सकता है, पर अगर आपके पास बुनियादी ताकत ही नहीं है तो यह बेकार है। मोनोपोली बनाने का लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि सलाह ये है कि शुरुआत छोटी करो। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ये विरोधाभासी लगता है, पर यह शायद इस किताब की सबसे अहम रणनीति है। एक बहुत बड़े भीड़-भाड़ वाले बाजार का 1% हिस्सा लेने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है
एक बहुत छोटे, शायद अनदेखे बाजार पर 90% कब्जा करना। ऐसा क्यों? बड़े बाजार में तो ज्यादा ग्राहक होते हैं, ज्यादा मौके होते हैं। क्योंकि छोटे तालाब में बड़ी मछलियां यानी स्थापित कंपनियां ध्यान नहीं देती। वहां कंपटीशन कम होता है या होता ही नहीं। तो आपको अपनी टेक्निक को परफेक्ट करने का वक्त मिल जाता है। बिल्कुल, शुरुआती नेटवर्क बनाने और अपनी मोनोपोली की नींव मजबूत करने का वक्त और स्पेस दोनों मिल जाता है। एक बार आप उस छोटे से एरिया के बेताज बादशाह बन जाएं, फिर आप धीरे धीरे उससे जुड़े दूसरे बाजारों में विस्तार कर सकते हैं। अमेज़न का उदाहरण यहाँ फिट बैठता है। एकदम। अमेज़न ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनने के सपने के साथ शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने से शुरुआत की थी, एक बहुत ही छोटा निश। और उस पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद ही उन्होंने सीडीज, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर बाकी सब कुछ बेचना शुरू किया। पेपाल ने भी सिर्फ ईबे के पावर सेलर्स पर फोकस किया, एक बहुत ही छोटा और नजरअंदाज किया गया समूह। हर सफल सफर ऐसे ही एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ है। मतलब पहले होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज के मिथक को तोड़ता है। ज्यादातर मामलों में पहला होना फायदेमंद नहीं होता, जरूरी है लास्ट मूवर एडवांटेज हासिल करना। लास्ट मूवर एडवांटेज। हाँ, यानी आप उस बाजार में आखिरी निर्णायक सुधार लाने वाले बने, जिसके बाद कुछ समय के लिए और किसी सुधार की गुंजाइश ही ना बचे। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, फेसबुक पहला सोशल नेटवर्क नहीं था। लेकिन वे अपने अपने क्षेत्र में आखिरी बड़ी छलांग थे और उन्होंने दशकों तक चलने वाली मोनोपोली बना ली। सही। ये सब करने के लिए 10 गुना बेहतर प्रोडक्ट बनाना, एक छोटे बाजार पर कब्जा करना, लास्ट मूवर बनना, इसके लिए एक अलग तरह की सोच, एक अलग मानसिकता चाहिए होगी। ये सामान्य बिजनेस की सोच से बहुत अलग है। बिल्कुल। ये उन रहस्यों, सीक्रेट्स को खोजने की मानसिकता है जिन पर बहुत कम लोग यकीन करते हैं। यहीं पर वो मशहूर सवाल आता है जो पीटर थील अपने इंटरव्यू में पूछते हैं। कौन सा सवाल? वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं? ये सवाल तो बहुत गहरा है। ये हमें अपनी सबसे बुनियादी धारणाओं पर ही सवाल उठाने पर मजबूर करता है। सही कहा। क्योंकि 0 से 1 बनाने वाले लोग वही होते हैं जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो उस सच को देख पाते हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखता। और यहीं पर एक और जरूरी फर्क आता है, निश्चित आशावाद बनाम अनिश्चित आशावाद का। ये दोनों क्या हैं? एक निश्चित आशावादी यानी डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट मानता है कि भविष्य बेहतर होगा और मेरे पास उसे बेहतर बनाने का एक ठोस प्लान है। जैसे 1950-60 के दशक में अमेरिका का अपोलो प्रोग्राम। बिल्कुल। लक्ष्य साफ था, दशक के अंत तक चांद पर इंसान भेजना। बिल्कुल। और उसे पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना थी। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक अनिश्चित आशावादी है, इंडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट, जो मानता है कि भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। कैसे पता नहीं, बस हो जाएगा। हाँ, ये आज की दुनिया में ज्यादा आम है, जहां लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, कई छोटे छोटे दांव लगाते हैं, पर किसी एक बड़े साहसी प्लान पर सब कुछ नहीं लगाते। और 0 से 1 बनाने वाले लोग निश्चित आशावादी होते हैं। उनके पास भविष्य का एक नक्शा होता है। हाँ, वे भविष्य को एक संयोग नहीं, एक डिजाइन की हुई चीज मानते हैं। और उनमें शानदार सोच के साथ साथ एक और चीज होती है, साहस। साहस। स्रोत में इसे करेज गैप यानी साहस की कमी कहा गया है। दुनिया में शानदार सोच दुर्लभ है, लेकिन उस सोच पर अपना करियर, अपनी पूंजी और अपनी प्रतिष्ठा का दांव लगाने का साहस उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तो आज की इस पड़ताल का निचोड़ साफ है। सफलता की राह दूसरों से होड़ करने में नहीं, बल्कि उस होड़ से पूरी तरह बचकर कुछ ऐसा बनाने में है जो बिल्कुल अनोखा हो, जिसकी अपनी एक अलग श्रेणी हो। और ये सिर्फ सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए एक सवाल है। हम अपने काम में, अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ 1 से N के रास्ते पर हैं? हाँ, यानी जो सब कर रहे हैं उसी को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश, या हम में वो कल्पना और हिम्मत है कि हम अपने लिए 0 से 1 का कोई रास्ता बना सकें। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ऐसा आप क्या कर सकते हैं जो आपके आसपास बहुत कम लोग कर सकते हैं? शायद यही सवाल हमें हमारे 0 से 1 के रास्ते की तरफ ले जा सकता है। और एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। स्रोत में 2000 के .com क्रैश का जिक्र है, जिसके बाद तकनीक की दुनिया डर गई और उसने बड़े साहसी सपने देखना बंद कर दिया था। लोग छोटे और किफायती विचारों पर काम करने लगे। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम 2000 की गलतियां दोहराने के खतरे में हैं, जहां हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा है? या इस बार हम अतीत के डर से ऊपर उठकर
सच में कुछ ऐसा बना पाएंगे जो 0 से 1 की परिभाषा पर खरा उतरेगा।